इनकी इनकी और इनकी सोच की जो परिचय इसी बात से लग जाता है कि लगातार इनकी सोच, इनके विचार में लगातार कुछ ना कुछ इस तरह की बात आती रहती है जिससे जातीय और धार्मिक झगड़े बढ़ें। पूर्व में यही व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में रहा, यही व्यक्ति 2009 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, यही व्यक्ति अब भाजपा में है। और आज के समय में जो घमंड इनका पहले था, हालांकि जनता ने तोड़ दिया घमंड, लेकिन घमंड अब भी बरकरार है। राजभर जीते, 22 का चुनाव आप एक साथ मिलकर लड़े थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मठ में भेजने की बात योगी जी को कर रहे थे, चल सन्यासी मंदिर में, ऐसे ऐसे गाने भी स्टेज पे खड़े होकर गा रहे थे। अब पिछले दिनों दावा किया, पाला पलटा तो सैफई भेजने की बात अखिलेश जी को कर रहे थे। हालांकि मैं राजभर जी जैसी बात कभी राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से रहते हुए कभी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी जो भाषा है उसमें ये प्रतीत होता है कि इनके माइंड में शायद कोई दिक्कत है। मुझे लगता है कि राजभर जी को इस समय ज़रूर अपना डॉक्टरी मुआयना कराना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। मेरे साथ हैं सरदना से विधायक अतुल प्रधान जी, बड़े फेमस है, सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे खूब एक्टिव रहते हैं, विधानसभा हो चाहे सड़क हो, हर जगह अपनी बेबाकी से बात रखते हैं, अपने संघर्ष करते हैं और अपनी बातों के लिए अड़ते भी हैं, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे विधानसभा हो, हर जगह आपने देखा होगा कितनी मजबूती से अपनी बात रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे। घोसी उपचुनाव भी हुआ, कल बम्पर जीत हुई है, लगभग 42,000 से वहाँ पर सपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। मैं कुलदीप जी आपका और हेडलाइंस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप दूर से चलकर आए और लगातार हम लोग देखते हैं कि आप मुद्दों को उठाते हैं, गरीब, परेशान, लाचार, शोषित लोगों के लिए आप आवाज़ उठाते रहें, ऐसी हमारी आशा है। देखिए, घोसी के चुनाव की जहां तक बात है, इंडिया के नाम से जो अलायंस बना है, लोगों में उसका असर है। मेन बात यह है कि आज का माहौल अगर आप देखें तो लोग इस समय जाति और धर्म और मजहब की दीवारें तोड़कर इकट्ठा होना चाहते हैं और इस समय का माहौल जनता में निराशा का है सरकार के प्रति। ये कुछ भी कर लें, टीवी पर अलग तरह के ऐड दे दें, अखबार में ऐड दे दें, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। घोसी के चुनाव में आपने देखा होगा इनके कैबिनेट मंत्री, दोनों इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, खुद चीफ मिनिस्टर, और उनकी तो बात ही क्या बोलने, राजभर साहब की बड़बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जनता की राह रख का पता नहीं है, वहाँ के स्थानीय समीकरण का नहीं पता है, ऐसा दावा कर रहे थे। और पॉलिटिकल आदमी जब इस तरह के दावे करता है तो उसमें घमंड नज़र आता है। जिस तरीके से मंत्री लोगों ने वहाँ पर गली गली घूमकर प्रचार प्रसार किया, इससे ये साबित हो गया कि पूरी सरकार को जनता ने ठेंगा दिखाने का काम किया है। सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, गलत विचार है, उस पर उन लोगों ने अपना मत देकर विरोध दर्ज किया है घोसी की जनता ने। क्या आपको लगता है जो गठबंधन इंडिया का बना है उसमें ये पहला ही चुनाव था गठबंधन बनने के बाद, क्या आप लगते हैं कि सफल रहेगा? क्योंकि जो दिखा है असर पहले ही चुनाव का, क्योंकि कुछ विपक्षी नेताओं ने, कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी जी, उनका बयान था कि इंडिया की ये शुरुआत थी, अब सरकार बौखलाए तो बौखलाए। देखिए, मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग अलायंस की बात करते हैं तो अलायंस में कई लोगों का जो समूह बना है, जो अलग अलग पार्टी दल के विचार और सोच के लोग हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी है और आने वाले समय पर रहेगी। देखिए, विपक्ष में चूँकि बिना उत्तर प्रदेश के आप देश की सरकार नहीं बदल सकते। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 80 लोकसभा क्षेत्र यहाँ से आते हैं, तो 2024 के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण इस देश में कोई जगह है तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई सामना कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, पहले भी किया है मुकाबला, और जनता को भी ये बात सही सही तरीके से पता है। लेकिन जब अलायंस हुआ है तो अलायंस से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि देशव्यापी भाजपा को बदलने का काम जनता करेगी। और निश्चित रूप से मान के चलिए, जिस तरीके से घोसी चुनाव में अगड़ों ने, पिछड़ों ने, दलित ने, अक़लियत के लोगों ने मदद की, ये जो चुनाव है किसी एक जाति का चुनाव नहीं था। वहाँ के चुनाव में प्रत्येक जाति के व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मत डाला है, तब इतनी बम्पर जीत वहाँ पर हुई है। एक भी बूथ ऐसा नहीं है घोसी का, एक भी राउंड ऐसा नहीं था जिसमें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पिछड़ा हो या दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो एक भी राउंड में आगे बढ़े हों। तो इससे ये साबित होता है
की घोषी की, चाहे वो राय साहब लोग हों, चाहे शेड्यूल कास्ट लोग हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे पिछड़ी जाति के कोई लोग हों, चाहे ठाकुर साहब लोग हों, उन्होंने सबने मिलकर सुधाकर सिंह जी को और समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताया है। आने वाले समय पर भी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है और आने वाले समय में जो ये अलायंस है, जिससे आज तक पूरे देश की आज़ादी के बाद इंडिया के नाम से कभी चिड़न नहीं थी, आप कहाँ से इंडिया नाम को निकालेंगे? ये तो कह रहे हैं कि इंडिया नहीं, अब तो भारत लिखा जाएगा। नहीं, भारत हमारे देश का नाम है और हम गर्व महसूस करते हैं। भारत आप लिखिए, लेकिन आपके नारों में, आपके भाषण में, आपके वक्तव्य में, आपके राइटिंग में ये तमाम चीज़ें आती हैं, उसमें क्या इंडिया नहीं लिखा जाता? क्या पासपोर्ट से हटा दोगे? क्या नोट से हटा दोगे? क्या आपके आईआईटी से हटा दोगे, फुल फॉर्म करोगे तो आ जाएगा नाम आईपीएस, तो फुल फॉर्म करोगे तो आ जाएगा नाम, आईआईएम के फुल फॉर्म करोगे तो नाम आ जाएगा। और ऐसी कोई संस्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल ना होता हो। आज तक आप भी करते आए हैं, आपको इतनी नफरत होगी अब इस सब से, फिर आपको नाम बदलने में तो आप माहिर हो, तो इसका भी बदल सकते हो। लेकिन मैं समझता हूँ लोगों के दिलों से आप उसको नहीं निकाल सकते, ये लोगों के दिलों में बसी हुई चीज़ें हैं। आप अपने लिए किसी भी चीज़ को, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना चाहो तो ये संभव नहीं है। राजभर जी थे, 22 का चुनाव आप एक साथ मिलकर लड़े थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, मठ में भेजने की बात योगी जी को कर रहे थे, चल सन्यासी मंदिर में, ऐसे गाने भी स्टेज पे खड़े होकर गा रहे थे। अब पिछले दिनों दावा किया, पाला पलटा तो सैफई भेजने की बात अखिलेश जी को कर रहे थे। हालांकि मैं राजभर जी जैसी बात कभी राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से रहते हुए कभी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी जो भाषा है उसमें ये प्रतीत होता है कि इनके माइंड में शायद कोई दिक्कत है। मुझे लगता है कि राजभर जी को इस समय ज़रूर अपना डॉक्टरी मुआयना कराना चाहिए। उन्हें अस्पताल में जाकर ज़रूर न्यूरो सर्जन से बात करनी चाहिए और उन्हें ज़रूर ये पता करना चाहिए कि कोई उनको बीमारी तो नहीं है, और अगर ऐसी कोई बीमारी हो तो उसकी दवाई लें और दवाई लेकर जनता पर कटाक्ष करना बंद करें। हम लोग भी राजनीति में हैं, हम भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कोई बात बोलते हैं तो माननीय बोलते हैं पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री का ओहदा पद बड़ा होता है और लोगों ने उनको चुना है। तो लेकिन हम उनकी नीति और विचार के कार्यक्रम जो हैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। तो कई बार तल्खी होती है, तो आपने सामने कई बार ये चर्चाएं होती हैं, कई बार प्रतिपक्ष की तरफ से, कई बार नेता की तरफ से कई बार चर्चाएं होती हैं, नाम आते हैं, आदमी किसी चीज़ का विरोध भी करता है, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका है, वो बोलने के तरीके में ये प्रतीत होता है कि उनके माइंड में ज़रूर कोई दिक्कत है, उनको टेस्ट अपना कराना चाहिए। तो 24 के लिए कितनी तैयारी सपा की दिख से? गठबंधन है इस बार तो पूरा इंडिया का गठबंधन। तो मैं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूँ, चाहे मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन जिलों में आप कैसा देखते हैं? पिछली बार जो कुछ हुआ, इस बार कितना परिवर्तन आप 19 और 24 में देख रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो तब्दीली है वो गरीब लोगों में तब्दीली है, चाहे वो पिछड़े लोग हों, चाहे वो किसान हों, चाहे नौजवान, बेरोज़गार नौजवान हों, और चाहे आपके जो है शेड्यूल कास्ट जो वोटर है वो हो। हर एक व्यक्ति ये सोचता है इस समय पर कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों के लिए नौकरियां नहीं हैं, खेती किसानी वालों के लिए बहुत बड़ी परेशानी, दिक्कत का सबब इस समय बना हुआ है। तो हर किसी के दिमाग में ये बात है कि किसी भी तरीके से सरकार से निजात मिले, और मुझे उम्मीद है इस चीज़ की कि जनता ये सब कुछ समझेगी और आने वाले समय पर हमें और व्यापक तैयारी करनी चाहिए। संगठन पर हम सब लोगों को ध्यान और देना पड़ेगा, ख़ास तौर से प्रत्याशियों के चयन में। हालांकि राजनीति में बड़े लोग प्रत्याशी का चयन करते हैं, मान लिया पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन वो समय पे हो जाएं और सही लोगों का चयन हो जाए तो आसानी से आने वाले 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भाजपा को हटाया जा सकता है। गठबंधन के आपके साथी हैं जयंत जी, लोकदल के हैं, पश्चिम से आपकी बातचीत भी होती रहती है समय समय पर। बीच में कई बार अफवाहें चली, अब भी चलती रहती है कि वो तो पाला बदल के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उनके लिए बातचीत हुई हो? क्या ये सब अफवाह है या मिलके लड़ेंगे या फिर पाला बदलने की कोई चर्चा है? देखिए, जैसे जयंत चौधरी जी की बात है तो जयंत चौधरी जी के जो बयान आए हैं, जयंत चौधरी जी विपक्ष के जब मीटिंग हुई है, एक मीटिंग को छोड़ के शामिल हुए हैं। देखिए, जब व्यक्ति राजनीति में होता है और राजनीति में जैसे छोटे जो दल हैं जो जिनकी संख्या कम है, या जैसे हम लोग
क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश में और आसपास के स्टेट में हम लोग पार्टी हैं, कई बार पूरे देश में हमारा संगठन उस तरह का नहीं है। तो कांग्रेस का बड़ा संगठन दूसरी जगहों पर भी है, हमारा उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश आसपास के स्टेट में है। मान लिया जयंत चौधरी जी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में अपनी महत्वपूर्ण पकड़ रखते हैं। तो आप ये समझिए उनकी दखल होती है, लेकिन बड़ी पार्टियां ये सोचती हैं कि उनको अपने में मिला लिया जाए तो या अपने साथ कर लिया जाए तो आपको उसका लाभ मिल जाएगा। तो लोकदल की तरफ से और जयंत चौधरी जी की तरफ से कभी ये बात नहीं आई है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र के तहत प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए और लोगों का मनोबल कम करने के लिए, लोगों में, आम जनता में राय बदलने के लिए इस तरह की अफवाहें चलाते रहते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा कोई बात राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, जयंत चौधरी जी की तरफ से नहीं है। बिजली का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, आपने विधानसभा में उठाया भी था, क्योंकि पिछले दिनों बिजली माफ़ की चर्चा हुई थी, घोषणा भी हुई थी सरकार के द्वारा। आपने उठाया भी था होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये अभी तक कहीं धरातल पे नहीं है। बल्कि और मीटर का जोर दिया जा रहा है कि खेत में भी ट्यूबवेल के मीटर लगाने पे जोर सरकार का, प्रशासन का, बिजली विभाग का है। तो इस मुद्दे पर दोबारा कोई आपकी जो क्वेश्चन थे उनका रिप्लाई आया है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, किसानों को कुछ राहत मिले इस संबंध में? देखिए, हम सब लोग ये सोच रहे थे कि सदन में जब सरकार कोई बयान देती है और अखबारों की सुर्खी बनता है तो ये दिमाग में बात थी, किसानों से संबंधित सरकार ने बयान दिया था कि नलकूप को हम लोग पूर्णतः फ्री कर देंगे। लेकिन हम लोगों ने, मैंने क्वेश्चन खुद लगाया था, दो विषयों में मैंने बात की थी कि भाई एक तो आप जो किसानों की बिजली मुफ्त करने की बात कर रहे हैं वो कब तक करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी काम चल रहा है, जबकि उन्होंने जब उनका ये 22 का चुनाव हुआ था तो पहले ही समय ये कह दिया था कि हम किसानों की बिजली माफ़ करेंगे, और माफ़ करने के नाम पर उन्होंने सदन में बयान भी दे दिया, लेकिन आज तक वो माफ़ नहीं हो पाई है। दूसरे नंबर पे जो बुनकर समाज है, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, देखते हैं, चद्दरें देखते हैं, तब तमाम बुनकर समाज है। बनारस में भी बुनकर समाज है, बड़े पूर्वांचल के हिस्से में, हमारे खुद मेरठ के हिस्से में, मेरे खुद सरना विधानसभा में है। और नेताजी के समय में फ्लैट रेट की व्यवस्था की गई थी जिससे गरीब गुरबा लोग अपना जीवन यापन कर सकें। बहुत गरीब लोग हैं, वो लोग बड़े मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे समय में उनके लिए बिजली महंगी कर देना, जो बिजली 130 रुपये में उपलब्ध थी, उस बिजली को, लाइट को, ये 800 रुपये तक लेके जा रहे हैं, उसमें कई गुना की वृद्धि कर रहे हैं। तो हमने उस सदन में बात रखी थी, तो उसमें भी सरकार का बयान ये आया था कि हम बिजली बढ़ोतरी नहीं करेंगे, और करेंगे तो उसको कुछ परसेंटेज में करेंगे। तो सरकार की कथनी करनी में बहुत अंतर है। मीटर ये इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि इनका पूरा का पूरा ये सोच है, विचार है कि जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा ये सरकार दे रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जो बहुत दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि बिजली विभाग को बेच दिया जाएगा, अपने उद्योगपति साथियों को दे देंगे, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय पर जैसे ही नलकूप पर ये लोग मीटर लगवा देंगे किसानों के, वैसे ही कोई भी बाहर से इसको खरीद लेगा। तो इनकी जो प्रायोरिटी है इस समय पर, जो तेज़ी से मीटर अगर ये 12 पे लगवाना चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जब आप बिजली मुफ्त कर रहे हो तो मीटर की क्या ज़रूरत है। मान लिया किसी का 7.5 का चल रहा है या 10 का चल रहा है हाउस पावर का मोटर, या 12.5 का चल रहा है, तब जब आप मुफ्त कर दे रहे हो तो मीटर की ज़रूरत क्या है। तो जब मुफ्त कर दोगे तो फिर वो चलाए अपना बिजली, जितना उसको अपना पानी के लिए चलानी उतना चलाएगा। लेकिन ये चाहते कि मीटर लग जाए तो इसको प्राइवेट बायर्स को बेच दें, विभाग को बेचना चाहते हैं, असल बात ये है। बिजली मंत्री तो आपके पड़ोस के हैं, आपके ज़िले के हैं, उनसे बातचीत हुई है? देखिए, बिजली मंत्री जी यही हमारे शहर के विधायक भी हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। तो फ़ोन पे तो नहीं बात होती ज़्यादा, लेकिन हमेशा कई मीटिंगों में मिलते हैं तो बात होती है। तो मैंने उनसे हमेशा ये कहा कि लगातार कट हो रही है बिजली, जगह जगह परेशानी, दिक्कत भुगतनी पड़ रही है। अभी आप गांव में जाओगे तो कई बार मीटर शंट हो जाते हैं, कई बार मीटरों में दिक्कत है, कई बार लाइन टूट जाती है, कई बार अन्य समस्याएँ आती हैं, कई जगह शिफ्टिंग होनी है, कई जगह बिल में गड़बड़ी हो जाती है। नए मीटर जो स्मार्ट मीटर लेकर आ रहे हैं उनमें बहुत दिक्कत है, आपके पैसे जमा करने के बाद में लाइन नहीं चलती, लोग परेशान होते घूमते रहते हैं। कई बार उनसे बात होती है इन बातों पर, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि बहुत ज़्यादा इन लोगों के हाथ में कुछ चीज़ें हैं नहीं। इनके अधिकारी ही लोग जो ऊपर से बता देते हैं, तय कर देते हैं, वही ये करते हैं। इसके अलावा मुझे इनमें लगा नहीं कि कोई ज़्यादा इनमें काम करने की क्षमता भी अगर होगी, लेकिन इनको ऊपर से अधिकार नहीं दिया गया। आपके विधानसभा में आपका सामना संगीत जो सोम जी से हुआ, पहले 2 बार अपने हार भी देखी, वो खुद अब इस बार भी उनके बयानबाजी खूब है। इस बार कह रहे थे कि मैं हारा हुआ 100 विधायक के बराबर हूँ, इतनी मेरी चलती है।
तो विधानसभा में काम आपके जरिए भी हो रहे हैं या वो भी कुछ कर रहे हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मैं जो मेरी पावर है वो 100 विधायक के बराबर अकेले की है। देखिए, जनता ने उन्हें 2 बार जिताया है इसी क्षेत्र में, लेकिन जितना जातियों में लड़ाई, जितना हिंदू मुसलमान में आपस में भेदभाव मतभेद इन्होंने ख़राब करना वो किया। इनकी और इनकी सोच की जो परिचय इसी बात से लग जाता है कि लगातार इनकी सोच, इनके विचार में लगातार कुछ ना कुछ इस तरह की बात आती रहती है जिससे जातीय और धार्मिक झगड़े बढ़ें। पूर्व में यही व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में रहा, यही व्यक्ति 2009 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, यही व्यक्ति अब भाजपा में है। और आज के समय में जो घमंड इनका पहले था, हालांकि जनता ने तोड़ दिया घमंड, लेकिन घमंड अब भी बरकरार है। एक व्यक्ति अगर जीतता है कोई चुनाव तो वो 1 के बराबर ही है, 100 के बराबर नहीं हो सकता। 100 के बराबर तो इनका घमंड बोल रहा है। इनकी घमंड की जो बातें हैं उन्होंने तो जनता ने इसलिए तो इन्हें डुबोया। अभी आप देखेंगे, चाहे दंगों का प्रकरण रहा हो, चाहे समय समय पर इनके आप वीडियोज़ या इनके बयान सुनिए, उसमें हिंदू मुसलमान के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अरे आप 10 साल में क्या काम लोगों को किए और लोगों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाए, आप इस बारे में बयान दीजिए। मान लिया 2 बार हमें जनता ने चुनाव हराया, हम लोग चुनाव हारे तो हमने स्वीकार किया, 5 साल तक मशक्क़त की। पहले हम लोग 2008-7 से हम लोग लगातार तैयारी कर रहे थे, 12 में चुनाव लड़े, हम हार गए। फिर हमने 5 साल तैयारी की, मेहनत की, लोगों का सम्मान किया, हाथ जोड़े, पैर छुए, जो काम करना था वो काम किया, तो फिर लोगों ने फिर 17 में फिर हरा दिया हमें। फिर हमने 5 साल तैयारी की, लोगों ने हमें चुनाव जिता दिया। तब आप 2 बार चुनाव जीते थे। जब आपको जनता ने चुनाव उस समय पर जिताया था, हमें हराया था, तो जब जीत आप एक्सेप्ट कर रहे थे तो हार भी तो एक्सेप्ट करो ना। इनको हार नहीं पच रही है, इनको इनके दिमाग में सीधे मुख्यमंत्री बनने की थी। ये सोचते थे कि मुख्यमंत्री की लाइन के लोग हैं। जब जनता में आप अलोकप्रिय हो जाते हैं तो जनता में लौटना वापस भारी होता है। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जनता के साथ बना रहना, जनता की समस्याएं जानना, गरीब, शोषित, वंचित लोगों के काम आना, उनके साथ रहना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का धर्म बनता है। मैं सुबह से लेकर शाम तक ये कोशिश करता हूँ मेरे से किसी का नुकसान ना हो, किसी का असम्मान ना हो। मैं लड़ाई लड़ूँ तो गरीब की लड़ूँ, मैं साथ दूँ तो कमज़ोर का दूँ, मैं किसी के साथ अन्याय ना करूँ, ना होने दूँ। ये मेरा कर्तव्य बनता है। जो डेवलपमेंट के काम मैं करा सकता हूँ डेवलपमेंट के काम कराऊँ। लेकिन हमारे सामने वाले व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के बंटवारे को लेकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो मैं नहीं करना चाहता। सामना फिर से हो सकता है क्योंकि चर्चा है कि बीजेपी से संगीत सोम भी टिकट मांग रहे हैं मेरठ से। तो अगर आपको मौका मिला है, आप भी है कि सर इस लाइन में कि आप भी मेरठ से प्रयास कर सकते हैं सब? देखिए, हमारी पार्टी जब तक हम लोग पार्टी में हैं तो अगर गठबंधन की तरफ से हम लोगों को अगर जिम्मेदारी टिकट की चुनाव लड़ने की दी जाती है, जो पार्टी तय करेगी, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चुनाव लड़ें, मजबूती से चुनाव लड़ें। रही बात कि संगीत सोम जी सामने चुनाव लड़ेंगे या कोई और चुनाव लड़ेगा, तो जिसका मन करे वो चुनाव लड़े। भाई, सामने वाली पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है, तो हमारी पार्टी अगर हमें देगी या हमारा दल हमें देगा, चुनाव लड़ाएगा, तो हम लोग लड़ेंगे चुनाव, और सामने से जो जिसका मन करे वो लड़ ले। एक आखिरी सवाल, संगीत सोम जी यूपी में कम, अब बाहर ज़्यादा दिख रहे हैं, एमपी, राजस्थान, कहीं भी हो, उत्तराखंड हो, दूर दराज ज़्यादा घूम रहे हैं। तो क्या मतलब पूरे देश में ब्रांडिंग तो आपकी पहले वैसे ही हो रही है, अब बच्चा जानता है। जहाँ भी हम देखते हैं किसी भी प्रोग्राम में सेल्फी हो, युवाओं का जो काफिला है कम से कम 100-200 का आपके साथ रहता है उतावले, तो पूरे देश भर का भ्रमण का क्या मतलब क्या है इसका? देखिए, मैं सोचता हूँ कि सामाजिक रूप से राजनीतिक व्यक्ति को भ्रमण करता रहना चाहिए। मान लिया हमें कोई जानकारी है, नॉलेज है, तो वो जानकारी नॉलेज इतनी बड़ी नहीं हो सकती जिसको आपने नज़दीक से ना देखा हो, जिसको आपने महसूस ना किया हो, जिसको आपने सहन ना किया हो, जिसको आपने नज़दीकी से परखा ना हो, तो आप उसकी नॉलेज नहीं पा सकते। मान लिया हम लोग मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, या उत्तराखंड जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश के ज़िलों में घूमते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि समाज के लोगों को जोड़ा जाए। मैं जिस जाति से ताल्लुक़ रखता हूँ वो अलग अलग स्टेट में वास करती है। मेरा अपना एक मकसद है कि हमारे समाज के लोग, ख़ास तौर से गुर्जर समाज के लोग, दूसरी जाति के लोगों का सम्मान करें। हम लोग पूर्व से दूसरे लोगों में समाहित होने वाले लोग हैं, हम किसी को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तो हमारा अपने समाज के नौजवान साथियों से भी ये कहना है कि जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो बाबा साहब की सोच है कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए, कि पहले नौजवान पढ़ाई करें, फिर संगठित हों और फिर संघर्ष करें, उस लाइन पर हम लोग चलें। और हमें किसी जाति से लड़ाई नहीं करनी है।
हमें जातियों को जोड़ना है। जो जातियों को जोड़ेगा लोकतंत्र में वो आगे बढ़ेगा, जो जातियों को तोड़ेगा वो पीछे रह जाएगा। इसलिए जो समाज के हमारे नौजवान साथियों में भटकाव की स्थिति है, कहीं पर उन्हें संस्कार देने की बात है या उनसे लेने की बात है, तो उसके लिए हम लोग जगह जगह घूमते हैं और अलग अलग जात के लोगों से भी हम सब लोगों से ताल्लुक़ है, नज़दीकी है। और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि विधायक होने के नाते हर एक बिरादरी, हिंदू मुसलमान, अगड़े पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, सब लोगों से हमारा ताल्लुक़ रहता है, सबके लिए हम काम करते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये भी है कि जिस समाज में हम लोग जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, पले बढ़े, आगे जा रहे हैं, या जिनमें रिश्तेदारी नातेदारी उससे लगाव किसी भी व्यक्ति का होता है, हमारा भी लगाव है। लेकिन जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो आपको सब लोगों से लगाव करना पड़ता है, लगाव करना भी चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ इसके कि उसको कैसे बेहतर किया जा सके, उसको कैसे संगठित किया जा सके और कैसे उसे राजनीति की मुख्य धारा में लाया जा सके, कि कैसे इस समय के जो अगुवाई करने वाले लोग हैं उस पंक्ति में कैसे उनको खड़ा करा जा सके, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा अभी पदयात्रा का है, उत्तराखंड से लेकर हम लोग हरिद्वार तक, हरिद्वार से लेकर आपके दिल्ली तक पदयात्रा करने का विचार है। और मेरा मकसद यही है कि संगठन के एक सूत्र में समाज के लोगों को पिरोया जाए और सबको संगठित करके कहीं ना कहीं जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बताने का और उनसे लेने का काम किया जाए। तो ये कब होगी आपकी यात्रा शुरू? प्रस्तावित तो अक्टूबर के लास्ट में है, लेकिन संभवतः तैयारी अगर तब तक होगी तब करेंगे, नहीं तो पूरी तैयारी करके जल्दी ही करेंगे। जल्दी करें। तो ये विधायक अतुल प्रधान जी थे जो जिन्हें बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी और इनका साफ तौर पे कहना है अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए कोई विकल्प है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि देश की गद्दी पर किसी को मिलेगी तो वो यूपी से होकर जाएगी। यूपी का जीतना है तो अगर प्रधानमंत्री बनना है, सरकार प्रदेश में चलानी है तो यूपी पे कंट्रोल जरूरी है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसके लिए विकल्प केवल समाजवादी है, गठबंधन है। तो आप भी जुड़े रहे हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ। मैं कुलदीप सिंह, मेरठ।